हाँ जी, तो अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म है उसके हमने 3 स्टेप्स देखे थे, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप था हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नेट प्रोडक्शन 2 एटीपीज होते हैं। हाँ जी, तो अब हम आगे हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। अच्छा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, तो जो क्रेब्स साइकिल है हमारे पास ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, जो कि आपको बताया इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रेब साइकिल जो है वो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो तमाम एंजाइम्स मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में, जिनकी प्रेजेंस में क्रेब साइकिल चल सकता है। इसको साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट होता है दोबारा एट द एंड वहाँ पर ही पहुँच जाता है। तो हर वो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो और दोबारा वहाँ पर पहुँच जाए, इसको हम साइकिल कहते हैं, क्योंकि वो एक साइक्लिक वे में चल रही है। अच्छा, ये सबसे पहले जो क्रैब साइकिल था हमारे पास क्लास, उसको सबसे पहले डिस्कवर करवाया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, सर हैंस क्रैब। उसके नाम की बेस पे ही हमने साइकिल को नाम दे दिया क्रैब साइकिल। इसके अलावा भी इस साइकिल के और बहुत सारे नाम हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन एडिशनल आपको बता दिए जाते हैं। जैसे इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले जो पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा? क्रैब साइकिल को स्टार्ट करवाने का, इनिशिएट करवाने का मेन काम जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का है। पायरोवेट के अंदर 3 कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर 2 कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि एक जो कार्बन है वो इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और इसके साथ साथ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, हाइड्रोजन आयन, और NADH बना दिया जाएगा। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये कम्प्लीटली एट द एंड तक ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और हमें यहाँ पर ATP की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने इस स्क्रैप साइकिल के अंदर क्या देखा कि ये कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ये बेटा आप लोग के लिए याद रखना साइकिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है। तो बाकी इसकी डिटेल आप अपनी बुक से देखेंगे। यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिखाया गया है ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आप कह सकते हैं सिंपली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तभी ये होगा। और इसका नाम किसकी बेस पे है? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था सर हैंस क्रैब, जिसने इसको डिस्कवर करवाया फर्स्ट टाइम। उसके नाम की बेस पे पायरोवेट है, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना, उसकी कन्वर्जन हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर हमें क्या कर रहा है? अब हम यहाँ पे अपने रिजल्ट्स देख रहे हैं। रिजल्ट्स में क्या है कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड बन गए हैं जिनमें ATP है। इसके अलावा NADH और FADH2 हमारे पास बन रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर, यानी हमें एनर्जी चाहिए। सेलुलर रिस्पायरेशन ही हमने क्यों स्टार्ट की थी? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए थी। तो उसके लिए हमने एक फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस देखा था। अब दूसरा स्टेप है क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल के अंदर क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर है मोस्टली हमें क्रैब साइकिल से मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बहुत कम एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और NADH या FADH2 हैं, ये एक NADH 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। 3 ATPs मिलकर एक NADH बनाते हैं, और 2 ATPs मिलकर FADH2 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर क्रैब साइकिल। और इसको जो है हम डिटेल में हमने देख लिया। ये आप बुक से रीड करेंगे थ्योरीज की, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी मूव टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड फाइनल स्टेप हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। अब इसके अंदर क्या होता है? और ये सबसे पहले आप ये देखेंगे, पीछे हमने देख लिया कि एनर्जी हमें मिल चुकी है जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर थी।
तो जैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। आउटर एंड इनर के दरमियान जो पोर्शन है मेम्ब्रेन्स का, वो मेम्ब्रेन वहाँ पर उसको मेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। वहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो चेन चल रही होती है, इसके अंदर क्या होता है कि रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस वगैरह को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिलीज होते हैं। तो इनके रिलीजिंग से क्या होता है कि एक चेन सी बन जाती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से पास करते हैं एक चेन की फॉर्म में, कि एक चेन में एक चीज़ पहले पोर्शन में जाएगी फिर दूसरे पोर्शन में जाएगी। यहाँ पर बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। मेन जो बड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो 4 बनते हैं, और उन 4 कॉम्प्लेक्सेस में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस वगैरह हैं मूव करते हैं और एक चेन बनाते हैं, और ये चेन क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, और वो ही एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी को बनाने के लिए, ठीक है। जो एटीपी हमने पीछे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या फिर क्रेब साइकिल के अंदर पड़ी, वो एनर्जी कहाँ पर रिलीज होगी, कैसे बनेगी, वो एनर्जी क्या करेगी, एटीपी जो बने वहाँ पर NADH की फॉर्म में, FADH2 की फॉर्म में, वहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स आए, उन एनर्जी रिच कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें एनर्जी की ही भी ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं से इनपुट की ज़रूरत होगी, इनपुट मिलेगी तो हमारे पास आउटपुट आएगा। तो वो एनर्जी यही जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं NADH2 से की फॉर्म में, या FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं कुछ, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं एट द एंड जो है चेन्स की फॉर्म में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से स्टेप वाइज गुजरते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी बनाने में। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेलुलर रिस्पायरेशन। आज जो हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म था, स्टेप्स से वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम एनर्जी बजट वगैरह डिस्कस करेंगे।